हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 2 पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। नागरिकता संबंधी अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। वीडियो को शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि नागरिकता है क्या। तो जो नागरिकता है उससे संबंधित कोई भी परिभाषा है वो हमारे संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन किसी भी देश के रहने वाले व्यक्तियों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो उस देश के जो नागरिक हैं वो, और दूसरे विदेशी जो उस देश में और देश के लोग आके रहते हैं। तो जो नागरिकता है वह ऐसे अधिकार अपने देश के नागरिकों को प्रदान करती है जिससे व्यक्ति और राज्य में एक कानूनी संबंध बन जाता है। और यह लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होती है तो व्यक्ति अपने राज्य के प्रति निष्ठावान हो जाता है और राज्य भी जो अपने नागरिक है उसको संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी देश का जो फर्स्ट सिटीजन होता है वो होता है वहाँ का जो निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है। जैसे कि हमारे देश का निर्वाचित राज्याध्यक्ष जो हमारे देश का फर्स्ट जो है सिटीजन इंडिया का, तो फर्स्ट सिटीजन है हमारा तो वो है राष्ट्रपति। तो आपको याद रखनी है कि इंडिया में फर्स्ट सिटीजन कौन है, पहला नागरिक कौन है, हमारे देश का राष्ट्रपति। हमारे पास आर्टिकल 5 है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो हमारा संविधान प्रारंभ कब हुआ, कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जब संविधान लागू हुआ तो कुछ लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। अब वो नागरिकता किस प्रकार प्रदान की गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। At the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India and number A who was born in the territory of India, ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय जिसका अधिवास था, घर था, वो कहाँ था, इंडिया में था, और जो कि born in the territory of India, या तो इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ होना चाहिए, और either of whose parents was born in the territory of India, और या तो उसके माता पिता में से कोई एक इंडिया में पैदा होना चाहिए। नंबर सी पे है वो हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years, वो कम से कम 5 वर्षों से क्या कर रहा है, जब संविधान लागू हुआ उसमें वह कम से कम 5 वर्षों से भारत में रह रहा था, तो उसको भी भारत का नागरिक माना गया। तो ये बोला गया है अनुच्छेद 5 में। फिर आते हैं हम अनुच्छेद 6 पर। इसमें बोला गया है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ये जो अनुच्छेद 6 है और अनुच्छेद 7 है ये आपस में काफी हद तक मिलते जुलते हैं, आपको याद रखने में इजी रहेगा। देखिए अनुच्छेद 7 देख लेते हैं। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। देखिए पहले हमने बात की, पहले हम किस लोगों को तवज्जो देंगे, हम किसको महत्व देंगे ज्यादा, जो पाकिस्तान को छोड़कर हमारे अपने देश में भारत में आ रहा है, सबसे पहले तो हम अपनी लिस्ट में उसको शामिल कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 6 में आ रहा है, मतलब लिस्ट में पहले कौन आ रहा है, जो कि पाकिस्तान से हमारे देश को आ रहा है। और अनुच्छेद 7 में बात हो रही है ऐसे लोगों की जो पाकिस्तान को जा रहे हैं हमारे इंडिया से, तो इसलिए हमने इनको लिस्ट में बाद में रखा हुआ है अनुच्छेद 7 पर। अनुच्छेद 6 को डिटेल में पढ़ लेते हैं। Notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India if, कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसी टेरिटरी से माइग्रेट हुआ है, माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहाँ आया है, इंडिया की टेरिटरी में, फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, ऐसी टेरिटरी से जो कि ऐसे क्षेत्र से जो व्यक्ति आ रहा है हमारे इंडिया में जो अभी पाकिस्तान में है, ऐसा मान के चलो कि कोई भी पाकिस्तान का व्यक्ति इंडिया में आ रहा है, ठीक है, तो शैल बी डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तब भी हम उसको इंडिया का नागरिक मानेंगे। क्यों मानेंगे, नंबर ए पे है
he or either of his parents or any of his grandparents was born in India, तो या तो वो खुद या उसके माता पिता या उसके दादा या दादी में से कोई भी एक जो है, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति को भी, चाहे वो पाकिस्तानी है लेकिन वो पाकिस्तान से इंडिया में आ रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा, आर्टिकल 6 के अंदर उसको माना जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया। और नंबर बी पे है माइग्रेटेड बिफोर 19 मतलब 19 जुलाई 1948 इन इंडिया एंड देयर आफ्टर ही हैज़ बीन ऑर्डिनली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। अब याद रखनी है, ऐसा व्यक्ति जो कि 19 जुलाई 1948 से इंडिया में आ गया है, उससे पहले ही इंडिया में आ चुका है। कब से आ गया है, कब से पहले, डेट याद रखना, क्योंकि बहुत ही डीप क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी वगैरह में। तो आपको याद रखनी है कि कोई भी व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले से इंडिया में आ गया है और अभी भी वो इंडिया में ही रह रहा है, अपनी माइग्रेशन की डेट मतलब इस डेट से बाद से वो कंटिन्यू इंडिया में ही रह रहा है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, इंडिया का ही नागरिक माना जाएगा। नंबर 2 है पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 and registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf of the government of the Dominion of India on an application made by him therefore to such officer before the commencement of Constitution, provided that no person shall be so registered unless he has resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने से मतलब इंडिया में रह रहा है और उसके बाद उसने एप्लीकेशन लिखी, किसको लिखी, एक ऐसे ऑफिसर को जो अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट की बिहाफ पे, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे कोई ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, उसको किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन लिखी जो 6 महीने से इंडिया में ही रह रहा था और खुद वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उससे पहले इंडिया में आ गया था, तो वो एप्लीकेशन लिख के भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 7 पर, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान को गए हैं, तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 और 6 एंड अ पर्सन हु हैज आफ्टर 5 मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 5 मार्च 1947 को इंडिया छोड़ के कहाँ चला गया है, पाकिस्तान। याद रखना कि जो हमने आर्टिकल 6 में पढ़ा तो वहां पर डेट थी 19 जुलाई 1948, जो कि 19 जुलाई 1948 से इंडिया में या उससे पहले से इंडिया में आ रहा है पाकिस्तान से। लेकिन ये जो डेट है इंडिया से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की, यह है 5 मार्च 1947। मतलब जो 5 मार्च 1947 से क्या है, वो ऐसी टेरिटरी में रह रहा है जो कि नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसको इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान हैज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न। याद रखना, जो परमानेंट रिटर्न ले रहा है या कुछ रिसेटलमेंट मतलब पुनर्वास कर रहा है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहने आ रहा है, तो उसको अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, उसको कानून के द्वारा भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन जो परमानेंट पाकिस्तान चला गया है उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, जो 5 मार्च 1947 से पहले से चला गया है। मान लो अगर कोई चला भी गया है लेकिन अगर वो वापस आता है परमानेंट या फॉर द रिसेटलमेंट, तो उसको कानून द्वारा भारत का नागरिक मान लिया जाएगा और उसको कुछ अधिकार प्रदान कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया। मतलब कोई व्यक्ति या तो खुद या तो उसके माता पिता या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो इंडिया में पैदा हुए थे, एज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड हु इज ऑर्डिनरी रिजाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया
so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as citizen of India by the diplomatic or consular representative in India in the country where he is for the time being residing. On an application made by him, therefore, to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this constitution, in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India. तो यह पूरा आर्टिकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा गया है, तो मैं इसको इजी वे में आपको बताती हूँ। ये जो लॉ वाली लैंग्वेज होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है देखने में, लेकिन ये बहुत ही इजी है जब हम इसका एक निचोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो या तो खुद और या तो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं और वह किसी और देश में और कंट्री में रह रहा है, तो वहाँ के जो डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब मान लो वहाँ का जो राजदूत है, जैसे इंडिया का कोई राजदूत होगा अमेरिका में, तो उसके पास क्या होगा, जो हमारे भारत में पैदा हुए लोग हैं उनकी एक लिस्ट होगी उसके पास। मतलब वो लिस्ट भी कैसे होगी, अगर उसने उनको व्यक्ति ने खुद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, इफ़ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, कि अगर किसी ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कहाँ पे, बाय द डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर ही इज, जहाँ पर वह रह रहा है। मान लो कोई व्यक्ति कनाडा में रह रहा है और वहाँ पर उसने वहाँ के जो डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास अपनी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया खुद को रजिस्टर करवाया है ऑन एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के द्वारा, मेड बाय हिम देयरफॉर टू सच डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव। तो इससे क्या होगा कि वो भी भारतीय सरकार के डोमिनियन ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार का जो कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंडर उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 9 है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। ये तो बहुत ही इजी है। पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। आर्टिकल 9 सबसे आसान है क्योंकि यहाँ पर भी क्या लिखा है, नो, जिसको हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, नो। तो नो को आपने ऐसे नो याद रखना है, नो। तो 9 से 9, नो। तो इससे क्या बोल रहे हैं हम कि नो, हमने सिटीजनशिप नहीं देनी है। किसको नहीं देनी है, ऐसे व्यक्ति को जो वॉलंटरली, जो अपनी इच्छा से एक्वायर कर रहे हैं सिटीजनशिप किसी फॉरेन स्टेट की, तो इंडिया का नागरिक रहेगा, नो, वो इंडिया का नागरिक नहीं रहेगा अगर उसने विदेशी नागरिकता अपनी इच्छा से अर्जित कर ली है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 10 बोलता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, अर्थात कंटिन्यूएंस का अर्थ होता है बने रहना। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप मतलब नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। एवरी पर्सन who is or deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provision of any law that made by parliament continue to be citizen। इसमें बस इतनी सी बात है कि जो नागरिकता है वो कंटिन्यू बनी रहेगी, पार्लियामेंट उससे रिलेटेड लॉ बनाती रहेगी और इस तरह से नागरिकता भी बनी रहेगी। और आर्टिकल 11 बोलता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, कि संसद द्वारा, मतलब पार्लियामेंट मतलब संसद द्वारा रेगुलेट होगी, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। राइट, पार्लियामेंट टू रेगुलेट मतलब पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता के अधिकारों को रेगुलेट करेगी कौन, पार्लियामेंट। और कैसे, बाय लॉ, कानून के द्वारा, मतलब कानून बनाएगी पार्लियामेंट और उसके अकॉर्डिंग हमारी नागरिकता बनी रहेगी। यह जो अनुच्छेद 11 है इसके तहत संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है और इसी के तहत पार्लियामेंट ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया था और इसी अधिनियम को समय समय पर अमेंडमेंट की गई, मतलब उसको संशोधित किया गया।
ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला गया है पार्लियामेंट, किसमें बोला गया है, आर्टिकल 11 में। तो इसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है कानून द्वारा सिटीजनशिप को। तो इसीलिए 1955 में नागरिकता संबंधी अधिनियम लाया था पार्लियामेंट ने, और इसी अधिनियम को कई बार संशोधित किया जा चुका है। अभी हमने पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आइए हम जल्दी से नागरिकता संबंधी अधिनियम जो 1955 में आया था तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एंड इट्स अमेंडमेंट्स। तो जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, यह डील करता है विद द एक्वाजिशन और टर्मिनेशन। किससे? एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। मतलब संसद ने यह कानून बनाया 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कब आया है नागरिकता संबंधी अधिनियम, तो ये आया है 1955 में। और एक क्वेश्चन आता है कि हम नागरिकता को एक्वायर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा मूल संविधान था उसमें इससे संबंधित, मतलब नागरिकता को एक्वायर करने से संबंधित, मतलब नागरिकता को प्राप्त करने से संबंधित और नागरिकता को टर्मिनेट मतलब हटाने से संबंधित कोई भी उसमें कुछ भी नहीं बताया गया था। इसीलिए 1955 में ये संशोधन आया था और इसमें बताया गया था कि नागरिकता जो है उसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से किसी की नागरिकता उससे छीनी जा सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नागरिकता को हम प्राप्त किस किस तरह से कर सकते हैं। तो नागरिकता को मेनली 5 प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक तो हो गया बाय बर्थ, और सेकंड आ गया हमारे पास बाय डिसेंट मतलब वंशानुगत, और एक आता है हमारे पास बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक तो आ गया बर्थ, एक आ गया वंश मतलब बाय डिसेंट, और एक आ गया बाय रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और एक आ गया बाय नेचुरलाइजेशन। और नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब अगर हमारे देश में कोई नई टेरिटरी मतलब कोई नया राज्याधिक क्षेत्र इंक्लूड हो रहा है तो उस देश के नागरिक भी हमारे देश के नागरिक कहे जाएंगे। तो यहाँ लिखा है अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके बाद जो भी व्यक्ति इंडिया में पैदा हो रहा है वुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दोज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिप्लोमेट्स एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय बर्थ। ठीक है, यह बात हमने आर्टिकल 5 में भी पढ़ी थी कि अगर संविधान के लागू होने के समय मतलब कोई भी व्यक्ति है जो इंडिया में पैदा हुआ है तो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। लेकिन यह 1955 का जो एक्ट है यह क्या बताता है? यह बताता है कि जो डिप्लोमेट्स हैं, मान लो कोई राजदूत है भारत में किसी और देश का, तो उसके बच्चे को हम इंडिया की नागरिकता नहीं देंगे। और कोई भी हमारा शत्रु है तो इंडिया में रह रहा है तो उसको भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इंडिया की नागरिकता बाय बर्थ मिल जाती है। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा नागरिकता एक्वायर करने का, नागरिकता प्राप्त करने का। लेकिन किस किस को नहीं देंगे? एक तो एनिमीज के बच्चों को और एक डिप्लोमेट्स के बच्चों को, और एनिमीज को भी हम अपनी नागरिकता नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एनी पर्सन बॉर्न आफ्टर 26 जनवरी 1950 वुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया subject to certain requirements either parent mother और father to be a citizen of India। ठीक है, यहाँ पर तो हो गया, ये तो आ गया बाय बर्थ। और नेक्स्ट है उसके या तो मम्मा या पापा उसके इंडिया में 26 जनवरी 1950 के बाद अगर पैदा हुए हैं तो वो भी इंडिया का नागरिक बन जाएगा। तो ये भी बोला गया 1955 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। या तो एक तो आ गया हमारे पास नागरिकता एक्वायर करने का तरीका कि बाय बर्थ, या तो खुद उसका जन्म हो रहा है इंडिया में 26 जनवरी 1950 के बाद, या तो उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म हो रहा है इंडिया में, तो ये आ गया हमारे पास बाय डिसेंट। तो ये तो हो गए हमारे पास 2 तरीके नागरिकता एक्वायर करने के। नागरिकता प्राप्त करने का जो तीसरा तरीका है वो है बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक तो आगे अगर पेरेंट्स पैदा होते हैं, खुद पैदा होता है, एक आगे बाय रजिस्ट्रेशन। तो ये आगे हमारे पास 3 तरीके नागरिकता प्राप्त करने के। और नेक्स्ट है फॉरेनर्स कुड एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप
बाय नेचुरलाइजेशन ऑन सर्टेन कंडीशंस। अब जो फॉरेनर्स हैं वो भी नेचुरलाइजेशन के द्वारा, मतलब देशीयकरण के द्वारा, वह आवेदन देकर हमारे देश भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है 1955 की सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, तो भी देख लेते हैं। या तो इसके लिए कंडीशन है नेचुरलाइजेशन के लिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए, कि या तो किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां पर नागरिकता नेचुरलाइजेशन द्वारा प्राप्त करने को लेकर हमारे भारत देश ने प्रतिबंध लगाया हो, या तो उसने अपने देश की नागरिकता से त्याग दे दिया हो, तब भी वो नेचुरलाइजेशन के द्वारा हमारे देश की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। और मान लो किसी व्यक्ति ने नेचुरलाइजेशन द्वारा इंडिया में आवेदन किया है नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो उसको मान लो आज 2021 है, 1 जनवरी 2021 है, तो आज से पूरे 1 साल, मतलब 1 जनवरी 2020 से वह व्यक्ति इंडिया में किसी सेवा में रहा होना चाहिए, वह भारत सरकार की सेवा में रहा होना चाहिए, और उसने कम से कम यहाँ पर या तो 1 साल से इंडिया में निवास किया होना चाहिए, तभी उसको नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है और इसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। और ये तो बात आ गई कि जब उसने अप्लाई किया नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए, वो उसे 1 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए, या तो वह भारत सरकार की सेवा में रह रहा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी वो ठीक 7 वर्ष की अवधि में, ठीक है, ये जो 1 साल है इससे पहले भी वो 7 साल से 7 वर्ष की अवधि में भारत में रह रहा हो, और उसमें से कुल 4 वर्ष तक, 7 में से भी कितने, लगभग 4 वर्षों तक वह भारत सरकार की नौकरी कर रहा हो। ठीक है, 1 वर्ष तो कर ही रहा है जब उसने अप्लाई किया, लेकिन उससे पहले भी वो 7 वर्ष से रह रहा था, तो उसमें से भी उसने 4 वर्ष भारत सरकार की नौकरी में अपने लगाए हुए हैं। और वो एक उच्च चरित्र का व्यक्ति भी होना चाहिए। और जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, तो उसको उन 8वीं अनुसूची की ने से किसी न किसी एक भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और उस व्यक्ति को, अगर उसने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि अगर वह नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत में रहने का उसका इरादा भी हो। और नेक्स्ट आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इफ एनी टेरिटरी बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। ये हो गए हमारे 5 टाइप्स नागरिकता प्राप्त करने के, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, और बाय रजिस्ट्रेशन, और बाय नेचुरलाइजेशन, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर इंडिया में कोई भी बाहर की टेरिटरी इंक्लूड होती है तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये तो पढ़ लिया हमने नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। अभी हम देख लेते हैं नागरिकता छीनी किस किस तरह से जा सकती है। तो सिटीजनशिप कुड बी लॉस्ट बाय टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, डिप्रीवेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो बाय नंबर 1 है इसका टर्मिनेशन के द्वारा, रिनंसिएशन के द्वारा और डिप्रीवेशन के द्वारा नागरिकता छीनी जा सकती है। टर्मिनेशन का अर्थ होता है पर्यवसन, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी इंडिया की जो नागरिकता है उसको टर्मिनेट किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसको हम बोलते हैं पर्यवसन अथवा टर्मिनेशन। सेकंड पॉइंट है रिनंसिएशन, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, परित्याग। तो अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से भारतीय नागरिकता का परित्याग कर सकता है तथा किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह किसी अपराध में लिप्त ना हो। मतलब अगर उसने कोई भी अपराध नहीं किया हो तो वह व्यक्ति अपने भारत की नागरिकता का परित्याग करके खुद परित्याग कर सकता है और अन्य देश की नागरिकता को अर्जित कर सकता है। यहाँ पे तो उसने बिना कुछ किए ही अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर ली, तो उसकी खुद की नागरिकता टर्मिनेट हो गई, होगा पर्यवसन। और परित्याग में उसने पहले इंडिया की नागरिकता को परित्याग किया और किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली। और फिर आता है डिप्रीवेशन, इसमें आता है वंचित किया जाना। तो ये जो डिप्रीवेशन या वंचित किया जाना है, इसमें भारत सरकार द्वारा
कुछ स्थितियों में व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है अथवा उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अब नागरिकता को क्यों समाप्त किया जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति ने कपटपूर्वक मतलब भारत की नागरिकता को अर्जित कर लिया है, या किसी व्यक्ति ने देशद्रोह कर लिया है और युद्ध के समय शत्रु की सहायता कर ली है, इस तरह से अगर कुछ कंडीशंस आती हैं तो उससे क्या होगा कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि किसी स्त्री या पुरुष द्वारा किसी अन्य देश की स्त्री या पुरुष से विवाह कर लेने से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेना, और विदेश में जाकर सरकारी नौकरी करना, पागलपन, फकीरी, संन्यास ग्रहण करना, इस तरह की बातों से भी जो उसकी देश की नागरिकता है उससे उसको वंचित किया जा सकता है। फिर ये तो हमने पढ़ लिए 3 पॉइंट्स जिनमें बताया गया है कि नागरिकता को टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है। फिर सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज वुड हैव द स्टेटस ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीजन्स इन इंडिया। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनकी जो सिटीजन्स हैं उनको एक सिटीजनशिप मिली है, स्टेटस ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीजन इन इंडिया, उनको ऐसा स्टेटस प्रदान किया गया है कि कॉमनवेल्थ सिटीजन ऑफ इंडिया का। यह जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का, इसमें संशोधन किया गया था। एक तो वर्ष 1986 में इसमें संशोधन हुआ, उसके बाद वर्ष 1952 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, और उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम आया 2005 में, और उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम आया 2015 में। ठीक है, तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम इसके बाद आए क्योंकि 1955 वाले नागरिकता अधिनियम में जब संशोधन किया गया। तो अब देख लेते हैं एक नज़र में कि इनमें क्या क्या संशोधन किए गए। वर्ष 1986 में जो नागरिकता संबंधी संशोधन आया तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण द्वारा अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वो कम से कम 5 वर्षों से भारत में रह रहा होना चाहिए। पहले यह अवधि थी केवल 6 महीनों की। और अगर कोई भी व्यक्ति, अभी हमने देखा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो 5 वर्षों से भारत में रह रहा होना चाहिए। लेकिन अगर वो नेचुरलाइजेशन से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह 10 वर्षों से भारत में रह रहा होना चाहिए। यह इस संशोधन में कहा गया 1986 के संशोधन में। फिर आया 1992 का संशोधन। 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में कहा गया कि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को अगर उसकी मां भारत की नागरिक है तो भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इससे पहले यह था कि अगर पिता भारत का नागरिक है तभी नागरिकता मिलती थी किसी विदेश वाले जो व्यक्ति है उसको, अगर उसकी, लेकिन अब यह प्रावधान लाया गया कि अगर उसकी माँ भी भारत की है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। और इससे जो है स्त्री और पुरुष मतलब बच्चे के माता और पिता को समकक्ष स्थिति प्रदान की गई। वर्ष 2005 में जो संशोधन आया उसने, ऐसे तो भारत में एकल नागरिकता है मतलब भारतीय लोगों को एक ही देश की नागरिकता मिलती है, लेकिन वर्ष 2005 में जो संशोधन आया उसमें भारतीय मूल के लोगों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। उसके पश्चात वर्ष 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम जब आया तो इस अधिनियम के द्वारा कानून में, जो भारत के नागरिकता कानून है उसमें प्रवासी भारतीयों को पंजीकरण को और उदार बनाने के लिए उसमें कुछ खामियों को दूर किया गया, और जो कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक थे उनको कहा गया कि उनको भारतीयों जैसी ही नागरिक सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वे भारत की राजनीतिक भागीदारी में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनको भारत में कारोबार करने संबंधी सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी, और इससे उनको वीज़ा लेने में आसानी हो गई 2015 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।